वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा और उसके परिचय को देखा और इस वीडियो में हम लोग उसके शासनकाल को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ विद्रोहों को देखेंगे और अगले वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का पुत्र था। यह 1325 से 1351 तक लगभग 26 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शासन के बारे में उसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए। इसी कारण एक महान लेखक एलिफिंस्टन ने उसे पागल राजा कहा। तो चमड़े के सिक्के चलाने के कारण यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाने के कारण एलिफिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा? पागल राजा। याद है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को कई प्रकार की संज्ञा दी गई, जैसे स्वप्नशील, पागल राजा, मूर्ख बुद्धिमान राजा। तो इस प्रकार की संज्ञा उसे दी गई थी। सांकेतिक मुद्रा तथा प्रतीकात्मक मुद्रा जारी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे तथा कांसे के स्थान पर। तो तांबे तथा कांसे के स्थान पर सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि उसने चमड़े के सिक्के का भी प्रचलन किया था। तो सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे एवं कांसे के स्थान पर। अभी तक जितने शासक हुए वे तांबे एवं कांसे के सिक्के का प्रचलन किए, चांदी के सिक्के का प्रचलन किए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया तांबे एवं कांसे के सिक्के के स्थान पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्के का प्रचलन किया, उसका नाम क्या था? दोकानी। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नाम के एक सिक्के का भी प्रचलन किया। 200 ग्रेन के सोने के सिक्के का प्रचलन। याद रखेंगे, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन के सोने के सिक्के का भी प्रचलन किया था। यह किसने कहा? इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने उसे दीनार कहा। तो इब्न बतूता ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन के सोने के सिक्के का प्रचलन किया और इब्न बतूता ने उसे दीनार कहा। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने 140 ग्रेन का सिक्का अदली को पुनः चलाया। तो एक सिक्का का प्रचलन हुआ करता था पहले, जिसका नाम था अदली। वह 140 ग्रेन का हुआ करता था जो बीच में बंद हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उस 140 ग्रेन के अदली नामक सिक्के को पुनः चलाया। कांसे की मुद्रा का प्रयोग किया। मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार। तो मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार यह पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के का भी प्रयोग किया। तांबे की मुद्रा का प्रयोग किया बरनी के अनुसार। तो बरनी क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा का भी प्रयोग किया था। पीतल की मुद्रा चलाया फरिश्ता के अनुसार। सबका मूल्य चांदी के टनके के बराबर था। याद है कि बलबन ने एक सिक्का चलाया था चांदी का टनका, तांबे का जीतल। तो जो मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण है उसके अनुसार यह पता चलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था
उसने कांसे की सिक्का का भी प्रयोग किया था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्का का भी प्रयोग किया था, जबकि फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल के सिक्के का भी प्रयोग किया था और इन सब का मूल्य चांदी के टनके के बराबर था। याद रखेंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चांदी के कोष को बचाने एवं राजकोष रिक्त होने के कारण। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने इसलिए किया था क्योंकि उसका राजकोष काफी रिक्त हो गया था, खाली हो गया था। साथ ही साथ चांदी का राजकोष भी रिक्त हो गया था। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग अपने राजकोष रिक्त होने के कारण एवं चांदी की राजकोष रिक्त होने के कारण किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग नया नहीं था। इससे पहले 13वीं शताब्दी के अंत में चीन के शासक कुबलाई खां तथा ईरानी शासक गैखातू खां ने लागू किया था। कुबलाई खां इसमें सफल हुआ था, जबकि गैखातू खां चमड़े के सिक्के का प्रयोग किया था, इसलिए यह असफल हो गया था। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था यह कोई नया प्रयोग नहीं था। इससे पहले भी सांकेतिक मुद्रा एवं प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रयोग हो चुका था। चीन का एक शासक कुबलाई खान ने इसका सबसे सफल प्रयोग किया था, लेकिन ईरानी शासक या फारसी शासक गैखातू खान ने चमड़े के सिक्के का प्रयोग किया था जो असफल रहा था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? चीन और ईरान में। चीन में कुबलाई खां के द्वारा जो सफल रहा, जबकि ईरान यानी कि फारस में गैखातू खां के द्वारा चमड़े के सिक्के का प्रयोग हुआ जो असफल रहा। प्रिंस ऑफ मनियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आने की संभावना है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी कि धनवानों का युवराज या सिक्के ढालने वाला सुल्तान। याद रखेंगे कि सिक्के ढालने वाला सुल्तान या प्रिंस ऑफ मनियर्स या धनवानों का युवराज किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और किसने कहा? तो एडवर्ड थॉमस ने। याद रखेंगे, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स या धनवानों का युवराज या फिर सिक्के ढालने वाला सुल्तान कहा। इसे आप लोग याद रखेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हाल फिलहाल के परीक्षा में पूछा भी गया है कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान एवं लेखक यात्री आता है पूर्वी अफ्रीकी देश मोरक्को से, और उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर जान लें हम लोग कि 1333 ईस्वी में पूर्वी अफ्रीकी देश मोरक्को का एक विद्वान एवं लेखक यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल हेतु एक किताब लिखा। उसके शासनकाल के बारे में एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था रेहला। इस किताब में इब्न बतूता ने गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की डाक व्यवस्था एवं मोहम्मद बिन तुगलक के डाक व्यवस्था का भी पूरा वर्णन किया है। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त करता है और उसे अपना दूत बनाकर चीन भेज देता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखेंगे कि 1333 ईस्वी में पूर्वी अफ्रीकी देश मोरक्को का एक लेखक एवं विद्वान यात्री इब्न बतूता का आगमन होता है।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में रेहला नामक पुस्तक की रचना करता है। अभी हमने बताया है, पुस्तक में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के डाक व्यवस्था का वर्णन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश, न्याय का प्रमुख, कब 1342 ईस्वी में। तो 1342 ईस्वी में उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है और दूत बनाकर कहां भेजा जाता है? चीन। कब? 1342 ईस्वी में। तो न्यायाधीश बनाने के बाद उसे चीन भेज देता है मोहम्मद बिन तुगलक दूत बनाकर। सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक, याद रखेंगे, आदि अंकित रहता था। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दैवीय सिद्धांत पर आधारित था मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, यानी कि वह अपने आप को जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। तो उसने अपने सिक्कों पर क्या क्या अंकित करवाया था? जैसे कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक इत्यादि उसके सिक्कों पर अंकित रहता था, याद रखेंगे। शासन के परवर्ती चरण में सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि शासन के परवर्ती चरण में सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। 1340 ईस्वी में खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद का अत्यंत दयनीय स्थिति में दिल्ली आमंत्रण होता है। तो शासन के परवर्ती चरण में, यानी कि जब वह शासन करता है तो कुछ आगे शासन के अगले चरण में अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करता है, ये याद रखेंगे। 1340 ईस्वी में खलीफा का एक वंशज होता है जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद। तो वह काफी दयनीय स्थिति में होता है और उसी दयनीय स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक उसे सहायता देने के लिए दिल्ली में आमंत्रित करता है, ये याद रखेंगे। यह कोई प्रश्न आया हुआ है कि किस खलीफा के वंशज को मोहम्मद बिन तुगलक दयनीय स्थिति में अपने दरबार में आमंत्रण करता है, तो उसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद। प्रशासन में हिंदुओं एवं अन्य निम्न जाति के लोगों को भी राज्य में प्रशासनिक पद मिला। तो हिंदुओं को वह सम्मान देता था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था हिंदू त्योहार में सबसे पहले भाग लिया। तो प्रशासन में हिंदुओं एवं अन्य निम्न जाति के लोगों को भी राज्य में प्रशासनिक पद मिला, यानी कि अपने राज्य में हिंदुओं एवं अन्य निम्न जाति के लोगों को भी वह प्रशासनिक पद दिया, यानी कि सभी लोगों को क्या करता था? सम्मान करता था, चाहे वो किसी जाति हो या किसी भी धर्म का हो। ईरान, मिस्र एवं चीन जैसे दूरस्थ देशों से राजनयिक संपर्क स्थापित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ईरान, मिस्र एवं चीन जैसे दूरस्थ देशों से राजनयिक संबंध स्थापित किया। अभी हमने बताया कि इब्न बतूता को दूत बनाकर कहां भेजा? चीन भेजा। और ईरान के गै खातू खा से उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को भी सीखा। तो ईरान, मिस्र एवं चीन जैसे दूरस्थ देशों से राजनयिक संबंध स्थापित किया, याद रखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के 3 प्रशासनिक प्रदेश थे, याद रखेंगे, एवं 2 सैनिक अभियान। तो जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के 3 प्रशासनिक प्रदेश थे और उसने मात्र
2 सैनिक अभियान किए। आगे हम लोग बताएंगे कि खुरासान और जो कराचिल था वही इसके मुख्य सैनिक अभियान थे। हालांकि वो अन्य सैनिक अभियान करता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे खुरासान और कुराचिल का, और उसी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी वर्णन करता है। तो जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के 3 प्रशासनिक प्रदेश थे एवं 2 सैनिक अभियान उसने किए। याद रखिए, सर्वप्रथम बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले बिना किसी भेदभाव के सबसे पहले पदों का आवंटन किया, यानी कि किस अलग अलग पदों पर अलग अलग योग्य लोगों को उसने नियुक्त किया, और इसमें उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अभी हमने बताया कि हिंदुओं को भी उसने प्रशासनिक पद दिया, निम्न जाति के लोगों को भी उसने प्रशासनिक पद दिया। तो सर्वप्रथम बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन। न्याय विभाग में उलेमा वर्ग के एकाधिकार को समाप्त किया। तो चूंकि न्याय विभाग में एक उलेमा वर्ग का एकाधिकार था, उसे इसने समाप्त कर दिया। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सीमा विस्तार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VVI में है। यदि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सीमा विस्तार हुआ, यानी कि सीमा दूर दूर तक फैला, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सीमा विस्तार करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह परीक्षा में पूछा भी गया है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में दिल्ली के सीमा का विस्तार हुआ सर्वाधिक, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जैन साधु जिन प्रभासूरी का दरबार में सम्मान। याद रखेंगे कि एक जैन साधु थे जिन प्रभासूरी, उनका मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपने दरबार में काफी सम्मान किया। तो जैन साधु जिन प्रभासूरी का दरबार में सम्मान। तो जैन साधु का नाम क्या था? जिन प्रभासूरी। उनका अपने दिल्ली के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी सम्मान किया। संस्कृत कथाओं का तूती नामक पुस्तक में फारसी अनुवाद जिया नक्शवी के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया गया, और जिस किताब में फारसी में अनुवाद किया गया उस किताब का नाम था तूती नामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि तूती नामा में संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और किसने किया? तो जिया नक्शवी ने। तो जिया नक्शवी ने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया, और जिस किताब में अनुवाद किया उसका नाम था तूती नामा। और यह किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। याद रखेंगे कि अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। साथ ही साथ बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसे आप लोग याद रखेंगे। पूरे इतिहास में वजारत का सर्वाधिक विस्तार कहां पे हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, बर्नी के अनुसार। तो पूरे इतिहास में
वजारत का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। वजारत यानी सीमा, अभी हमने बता चुका कि पूरे इतिहास में यदि किसी शासक के सीमा में विस्तार हुआ तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, या किसने कहा, बर्नी ने कहा। बदायूं में मीरन मुलतिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि की कब्रों पर मकबरे का निर्माण। याद रखेंगे कि बदायूं में मीरन मुलतिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि की कब्रों पर मकबरे का निर्माण। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्तिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि की कब्रों पर मकबरे का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये तो था इसका शासन व्यवस्था। अब हम लोग आते हैं इसके विद्रोह एवं आक्रमण के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए। ये परीक्षा में आया हुआ है, आपसे ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा कि कितने विद्रोह हुए, मैचिंग दे देगा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें 27 दक्षिण भारत में हुए, 7 जो है वह अन्य जगहों पर, लेकिन 27 केवल दक्षिण भारत में ही हुए। तो कुल 34 विद्रोहों में 27 दक्षिण भारत में हुए, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1326 से 27 ईस्वी में गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार एवं मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई बहाउदी गुरसास्प का विद्रोह, इसमें गुरसास्प पराजित होता है। तो 1326 से 1327 ईस्वी में गुलबर्गा के निकट सागर में उस एक जागीरदार एवं मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई बहाउदी गुरसस्पा का विद्रोह होता है, इसमें गुरसस्पा पराजित होता है। तो 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई जो सागर का जागीरदार था और यह गुलबर्गा के निकट पड़ता था सागर, तो वहां पे इसका विद्रोह होता है, लेकिन इसमें गुरसस्पा पराजित हो जाता है, याद रखेंगे। 13 और यही जो विद्रोह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का पहला विद्रोह था, ये आ सकता है। 1327 से 1328 ईस्वी में उच्च सिंध और मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा, जिसे किसुल खां भी कहते हैं, उसका विद्रोह हुआ। तो 1327 से 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल के साथ किसका विद्रोह हुआ? तो उच्च सिंध और मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा का विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग किसुल खां भी कहते हैं। तो ये तो था हमारा आज का कुछ विद्रोह एवं आक्रमण और शासनकाल। अगले वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण को समाप्त करेंगे, उसके बाद इसके कुछ हिंदू पद हैं उसे समाप्त करेंगे, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और अगले वीडियो में हम लोग इसके समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो धन्यवाद।